I think all of you would be very well aware of the war and its consequences. What happens when any two countries or more than two countries goes for a war is not a secret. Okay, the war results in only destruction, and those people who have no experience, especially the who have no practical experience of the war, they have some other kind of notions of imaginations about the war. Okay, often they have some romantic type of feelings. Okay, कुछ ऐसा सोचते हैं जैसे कि बहुत ही कोई ग्लोरीफाइंग सी चीज़ होती है वॉर के, बहुत ही अलग हट करके होती है, बहुत ही अच्छी सी चीज़ होती है। अगर अच्छी नहीं भी सोचे तब भी एक अलग तरह की कहीं ना कहीं वो सोच रहती है, और वो लोग वैसे फील नहीं कर पाते जैसे कि कोई सोल्जर या सोल्जर की फैमिली फील करती है। ओके, कोई सोल्जर या सोल्जर की फैमिली जब भी वॉर होता है तो उनको एक अजीब सा डर होता है कि पता नहीं अब हमारी फैमिली का, या जैसे सोल्जर है, सोल्जर ये सोचता है कि पता नहीं मैं अपनी फैमिली से वापस मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, वैसे ही एक उसकी जो फैमिली होती है वो भी ये सोचती है कि पता नहीं हम अपने इस बेटे को, भाई को या पिता को या पति को दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो पता चलता है कि साहब वॉर जो है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ दुख का कारण बनता है। हालांकि इस दुनिया में विभिन्न कारणों से वॉर एक सच्चाई भी है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि वॉर ना हो तो बेटर है। ओके, वी शुड नेवर नर्चर रोमांटिक नोशंस अबाउट द वॉर। कोई अच्छी चीज़ नहीं है वॉर, तो जहाँ तक हो सके तो उनको टालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है बड़े से बड़े वॉर की बाद भी आखिरकार जो उसकी निपटारा किया जाता है, जो सेटलमेंट किया जाता है, वो आखिरकार फिर बातचीत के द्वारा होता है, चाहे फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है, ये सिर्फ बर्बादी लाता है। ओके, ऐसा ही कुछ बताती हुई हमारी ये पोयम है जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, और पोयम का नाम है जॉन ब्राउन। हेलो यू ऑल, दिस इज महेश कुमार एंड आई extend a very hearty welcome to all of you once again to your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, Zenepex Education. In this video we are going to study a poem that is John Brown. John Brown is a war poem which is a very you can say a very emotional one, and is it exudes the very pathetic feelings in you. है ना, हमारे अंदर एक जो किसी को अपने को खोने का जो गम होता है, अपने के चोटिल होने का जो गम होता है, वो वैसी जो फीलिंग्स हैं वो जगाता है। वॉर की रियलिटी बताती हुई पोयम है। ओके, एक ऐसी जो रोमांटिक फीलिंग्स लोगों में होती हैं, युद्ध के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं कि बहादुरी दिखाने का टाइम होता है, कुछ ऐसा टाइम होता है, मेडल्स जीतने का टाइम होता है, तो उन नोशंस को कहीं ना कहीं नकारती है, उनको डिनाई करती है ये पोयम, और इनडायरेक्टली पीस की अपील करती हुई दिखती है। ओके, द पोएट बाय द पोयम जॉन ब्राउन इज इनडायरेक्टली appealing to our conscience that war is not a good thing. Okay, rather peace should be there, peace should be prevailing all over the world so that everybody can live happily, nobody will lose their family members, okay, their brothers, their uh, husbands, their uh, fathers and blah blah. Okay, तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख देती हुई पोयम है। ओके, बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से एक माँ जो कि पहले एक रोमांटिक इमोशंस रखती है, वो अपने बेटे को वॉर में भेजती है और उससे कहती है कि बेटा खूब सारे पदक जीत के लाना, ओके, बहुत सारे मेडल्स जीत के लाना, बहादुरी दिखाना वहाँ, है ना। और जब वो आता है तो वो उसको पहचान भी नहीं पाती जब वो चोटिल होकर के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोयम। दिस पोयम हम पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इसका पोएट कौन है। बॉब डिलन ने ये पोयम लिखी है। बॉब डिलन इज अ फेमस अमेरिकन सिंगर, पोएट एंड राइटर, ओके, एक्टर।
एंड बहुत ही हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड गाय और बहुत ही फेमस पर्सन है। कई सारे इन्होंने ऐसे ही गीत लिखे हैं, सोशल कॉजेस पे लिखते हैं हमेशा। ओके, लोगों की आंखें खोलने वाले सब्जेक्ट्स को चुनते हैं स्पेशली। तो बहुत ही फेमस पोएट, सिंगर, एक्टर और राइटर रहे हैं अमेरिका के बॉब डिलन। John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out all in a grin. चाहे डिक्शन हो, चाहे मतलब जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं पोइट ने वो हो, चाहे पोएम की फॉर्म हो, चाहे उसमें यूज़ किए हुए कैरेक्टर्स हों, ओके, चाहे जो सब्जेक्ट मैटर है वो हो, बहुत ही सिंपल सी पोएम है। बहुत ही जनरल से टर्म्स इस्तेमाल किए हैं पोएट ने, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड वे में लिखी है पोएट ने। बिकॉज ही वॉज क्लियर इन हिज अप्रोच दैट ही द मेन थिंग इज टू सेंड आउट अ मैसेज। उसने जो मेन अपना ध्यान दिया है, फोकस किया है, वो ध्यान दिया है सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज कन्वे करने पर। ओके, तो वही पोएट कह रहा है, देखिए नाम उसने चुना है जॉन। जॉन एक कॉमन सा हाउस होल्ड नेम है। ओके, जॉन एक बहुत ही एक कॉमन सा नेम है अमेरिका में, और अक्सर लोगों के नाम, हर चौथे पांचवें आदमी का नाम वहाँ पे जॉन हो सकता है। ओके, तो इसलिए कॉमन सा नाम चुना है कि हर एक को ऐसा लगे कि जैसे कि पोएम उसी के बारे में लिखी जा रही है। आई एम द जॉन अबाउट whom द पोएट हैज़ बीन रिटन। ओके, तो ऐसा लगे कि एक जनरल सा है, घर घर की कहानी है ये, इसीलिए ये नाम चुना है। जॉन ब्राउन वेंट ऑफ टू वॉर टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर. हिज मामा श्योर वॉज प्राउड ऑफ हिम. ही स्टूड स्ट्रेट एंड टॉल इन हिज यूनिफॉर्म एंड ऑल. हिज मामा's फेस ब्रोक आउट ऑल इन अ ग्रिन. तो जॉन ब्राउन जो है वो युद्ध लड़ने किसी विदेश को जा रहा है. इसकी जो बैकग्राउंड है स्पेशली मैं बता दूं, ये वियतनाम वॉर की बैकग्राउंड पे लिखी गई है और 1960s में लिखी गई ये पोएम. और वियतनाम वॉर जो था वो 1954 से 1975 तक लड़ा गया था और बहुत ही हम कह सकते हैं कि दुख भरा एक्सपीरियंस रहा था अमेरिका के लिए. अमेरिका जिसको कि लग रहा था कि इट वुड बी अ केक वॉक टू क्रश द वियतनामीज. ओके, पता चला कि वियतनाम के लोगों ने उसको बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस दिया और अपने आप में मतलब अमेरिका को वहाँ से निकलना भारी पड़ गया. अभी तक माना जा सकता है कि अमेरिका के बाकी किसी भी युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए हैं, शायद वियतनाम वॉर में सबसे अधिक सैनिकों में से एक शहीद हुए. ओके, जो सबसे खराब युद्ध हुए हैं अमेरिका के लिए, जिसमें उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, उनमें शायद सबसे टॉप के जो 2-3 युद्ध हुए उसमें से एक वियतनाम वॉर हो. और वो भी ऐसी पावर से जिससे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एज अ रेजिस्टेंस मिलेगा. ओके, तो विदेश में लड़ने जा रहा है. यहाँ वियतनाम का कोई जिक्र नहीं आया लेकिन ऐसी बैकग्राउंड लिखी है. जॉन ब्राउन विदेश में लड़ने जा रहा है, वो एक फौजी है और उसको फौजी ड्रेस में देख करके उसकी माँ बहुत खुश हो रही है. ही स्टूड स्ट्रेट एंड टॉल इन हिज यूनिफॉर्म एंड ऑल. लंबा चौड़ा अच्छा हैंडसम सा लग रहा है वो. ओके, और उसकी माँ उसको इस तरह से ड्रेस में देख करके बहुत खुश हो रही है. हिज मामा's फेस ब्रोक आउट ऑल इन अ ग्रिन. ग्रिन मतलब स्माइल. ओके, तो उसकी माँ उसको इस तरह से फौजी ड्रेस में देख करके बहुत खुश हो रही है. ओ सन, यू लुक सो फाइन. आई एम ग्लैड यू आर अ सन ऑफ माइन. बेटे तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तुम कितने अच्छे लग रहे हो और मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है. आई एम ग्लैड यू आर अ सन ऑफ माइन, कि तुम मेरे बेटे हो. यू मेक मी प्राउड टू नो यू होल्ड अ गन. तुम्हारे हाथ में गन देख करके मुझे बहुत गर्व होता है. तुम्हें फौजी ड्रेस में देख करके मुझे बहुत गर्व होता है. डू व्हाट द कैप्टन सेज, लॉट्स ऑफ मेडल्स यू विल गेट. और युद्ध में जब जाओ तो वहाँ जो भी तुम्हारा जो लीडर होगा, जो भी तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर होगा, उसकी आज्ञा को मानना, उसके आदेशों को मानना. ओके, तो तुम बहुत सारे पदक जीतोगे अपनी बहादुरी के लिए. एंड वी विल पुट देम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम. और जब तुम युद्ध से वापस आओगे तो हम उनको लोगों को दिखाने के लिए अपने घर की दीवारों पे सजाएंगे उन मेडल्स को. ओके, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि दीज आर द प्रूफ ऑफ योर गैलेंट्री, ऑफ योर करेज, ऑफ योर
आपकी हिम्मत, आपकी हौसले, आपके वीरता के वो प्रमाण होंगे. ओके. एज दैट ओल्ड ट्रेन पुल्ड आउट As that old train pulled out, John's ma began to shout, telling everyone in the neighborhood, "That is my son, that is about to go. He is a soldier now, you know." She made well sure her neighbors understood. तो जब युद्ध के लिए सब लोग जा रहे थे, निकल के जा रहे थे वहां से, तो वो उसकी माँ जो थी खुशी के मारे चिल्ला रही थी और वो सबको, अपने आस पड़ोसियों को सबको बता रही थी कि देखो ये मेरा बेटा है. ओके, ये मेरा बेटा है, ये सोल्जर है और ये अब लड़ने जा रहा है और वहां बहुत नाम कमाएगा. शी मेड वेल श्योर हर नेबर्स अंडरस्टूड, है ना. वो उसने कोशिश की कि सारे पड़ोसियों को ये बता दे, ये जता दे कि ये उसका बेटा है और ये युद्ध लड़ने जा रहा है. शी गॉट अ लेटर वंस इन अ वाइल, अब वो युद्ध पे जा चुका है. शी गॉट अ लेटर वंस इन अ वाइल एंड हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल as she showed them to the people from next door, and she bragged about her son with his uniform and gun, and these things you called a good old fashioned war. तो उसके बाद जब वो युद्ध में चला जाता है तो अक्सर उसकी चिट्ठियां आती हैं और उन चिट्ठियों को उसकी माँ बड़ी ही खुशी से, बहुत ही खुश होकर के, बहुत ही गर्व के साथ, प्राइड के साथ अपने पड़ोसियों को दिखाती है. ओके. और अपने बेटे के बारे में लंबी चौड़ी बातें करती है. ओके. एग्जेजरेटेड फॉर्म में बातें करती है. ब्रैग्ड मतलब डींगे मारना. ओके. बढ़ा चढ़ा करके बात करना. एंड शी ब्रैग्ड अबाउट हर सन विद हिज यूनिफॉर्म एंड गन, है ना. अपने बेटे के बारे में बात करती है, उसकी ड्रेस के बारे में, उसके मतलब जो पूरा फौजी आउटलुक है उसके बारे में, उसकी जो वहाँ पे उपलब्धियाँ हैं, जो काम कर रहा है वहाँ, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं. एंड दीज थिंग्स यू कॉल्ड अ गुड ओल्ड फैशन वॉर. और किसके बारे में? वही ओल्ड फैशन वॉर, है ना. अधिकतर लोगों को ये लगता है कि युद्ध में हम बहादुरी दिखाएंगे, हमारा या कोई परिवारी जन बहादुरी दिखाएगा तो वो एक बहुत ही गर्व का विषय है भी. लेकिन जनरली जहाँ तक हो सके तो वॉर को टालने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट इज मेयरली अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्पेयर. ओके. ओ गुड ओल्ड फैशन वॉर, उसने इसीलिए एक रिटोरिक देने के लिए, एक ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको जागृत करने के लिए ही रिपीट किया है इसको. ओ गुड ओल्ड फैशन वॉर, है ना. वही वॉर जो कि अक्सर हम लोग लड़ते हैं और जिसके बारे में हमारी कुछ अलग सी ही फीलिंग्स हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए. फीलिंग्स कुछ दूसरी तरह की होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरह की है. देन द लेटर्स कम सीज टू कम फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे डिड नॉट कम. दे सीज टू कम फॉर अबाउट 10 months और मोर. और उसके बाद कुछ दिनों तक तो उसके खत आते रहे, पत्र, उसके लेटर्स आते रहे, लेकिन उसके बाद लेटर्स का आना एकदम से बंद हो गया और लगभग 10 महीने तक कोई लेटर नहीं आया. दे सीज टू कम फॉर अबाउट 10 months और मोर. ओके. अबाउट 10 months प्लस माइनस. देन अ लेटर फाइनली केम सेइंग, गो डाउन एंड मीट द ट्रेन, योर सन इज कमिंग होम फ्रॉम द वॉर. और उसके बाद आखिरकार एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा था कि जाइए नीचे, ट्रेन आ रही है और अपने बेटे से मिल लीजिए. आपके बेटे को लेकर के ट्रेन आ रही है और जाइए अपने बेटे से मिल लीजिए. मीट द ट्रेन से मतलब यहाँ अपने बेटे से मिलने से है, मेटोनिमी है, क्योंकि वैसे मिलना किससे है? फौजियों से जो उसमें बैठे हैं, लेकिन उसके बजाय फौजियों को ना यूज़ करके उसने ट्रेन यूज़ किया है. देयरफॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ. She smiled and went right down. She looked everywhere around, but she could not see her soldier son in sight. But as all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could hardly believe her eyes. ओके. देखिए, अभी तक उसको कोई एहसास नहीं था, भले से 10 महीने से उसके बेटे की कोई खबर नहीं आई थी, कि उसका कोई लेटर नहीं आया था, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है यहाँ से कि जैसे कि उसको किसी भी अनहोनी की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था उसको. ओके. शी वॉज एक्सपेक्टिंग नथिंग बैड अबाउट हर सन. फिर वो मिलने जाती है वहाँ रेलवे स्टेशन पर, और वो
खुशी खुशी जा रही है। देखिए अभी शी स्माइल्ड, अभी भी खुश है वो, उसको नहीं पता कि क्या हुआ है, और इसीलिए चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसको अपना बेटा नहीं दिखाई देता। ओके, और फिर क्या होता है कि जो भीड़ थी ट्रेन स्टेशन पर वो छट चुकी होगी। जब सब लोग लगभग चले गए तब आखिरकार उसको उसका बेटा दिखा, क्योंकि अब उसको कंफ्यूज करने के लिए कोई नहीं था, उसका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नहीं था, अब गिने चुने लोग ही बचे होंगे, तो इसीलिए आखिरकार उसको बेटा दिखा उसका। और हो सकता है वो व्हील चेयर पे हो तो दूर से ना भी दिखा हो, बाकी अधिकतर लोग खड़े होकर के वॉक कर रहे होंगे, तो ऐसे में वो अगर व्हील चेयर पे होगा तो दूसरों की आड़ में रह रहा होगा, तो इसलिए नहीं दिखाई दिया होगा। लेकिन जैसे ही भीड़ छटी होगी तो वो दिखाई दे गया होगा। When she did, she could hardly believe her eyes, और जब अपने बेटे को उसने देखा तो वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकी। बिकॉज क्योंकि उसने कैसा भेजा था और उसने किस तरह की कल्पना की थी कि उसका बेटा आएगा, और ही मस्ट बी वेरी डेकोरेटेड वन, है ना, ढेर सारे मेडल्स उसके कंधे पे उसके सीने पे लटक रहे होंगे, और एक अलग सा ही जो एक विक्ट्री मैन वाला जो गेट होता है, जो बॉडी पोस्चर होता है, उसके साथ आएगा, सीना चौड़ा करके आएगा। लेकिन यहां तो कंडीशन दूसरी थी। ओके, ही वॉज बैडली इंजर्ड, और यही सब उसने उम्मीद ही नहीं की थी। तो इसलिए जब इस हालत में उसने अपने बेटे को देखा तो वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकी। शी कुड हार्डली बिलीव हर आइज। यहां दिखाया है कि किस तरह से आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं अबाउट द वॉर, दे आर जस्ट फॉल्स। आप जो दूसरे को देने जा रहे हो वो आपको ही वापस मिल सकता है। यहां भले से सिर्फ युद्ध की थीम की बात हो रही है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका जनरलाइजेशन करके एक आम आदमी एक आम हालातों में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, दूसरे को ईर्ष्या नफरत रखोगे, तो आपको वापस ही वही मिलने वाला है जो कि यहां हुआ, है ना। उसकी माँ ने उसको भेजा था कि जाओ ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन सैनिकों को मारना, ढेर सारे मेडल्स जीतना अपनी ब्रेवरी के लिए, और होता क्या है, वो खुद घायल होकर के आया बुरी तरह से। Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off, and he wore a metal brace around his waist. He whispered kind of slow in a voice she did not know, while she couldn't while she couldn't even recognize his face. तो पोएट आगे बता रहे हैं कि ओ हिज फेस वॉज ऑल शॉट अप, उसका तो चेहरा ही पूरा क्षतिग्रस्त था बुरी तरह से। कैसे था, क्यों हुआ था, ये आप आगे देखेंगे। उसका पूरा चेहरा घायल था, क्षतिग्रस्त था, एंड हिज हैंड वाज ऑल ब्लोन ऑफ, और उसका शायद एक हाथ भी उड़ चुका था। ओके, ऑल ब्लोन ऑफ, एक हाथ उसका शायद उड़ चुका था। एंड ही वोर अ मेटल ब्रेस अराउंड हिज वेस्ट, और उसके जो कमर थी उसके चारों तरफ उसको खड़े होने में सपोर्ट करने के लिए, सीधा रहने में सपोर्ट के लिए मेटल ब्रेस लगी हुई थी। मेटल ब्रेस एक तरह से सपोर्टिव टूल होता है ऐसे लोगों के लिए, स्पेशली जिनके रीढ़ वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सीधे रह सकें, उनकी रीढ़ सीधी रह सके, है ना, उनको उससे उबरने का मौका मिल सके, इसके लिए मेटल ब्रेस लगा देते हैं। जैसे कि कई बार गर्दन में अगर किसी की समस्या हो जाती है तो आपने देखा है वो कॉलर टाइप का जो लगा देते हैं। ओके, तो वो हालांकि सॉफ्ट होता है, वो मेटल का नहीं होता, लेकिन ऐसे ही लगभग सपोर्ट करने के लिए कमर के चारों तरफ मेटल ब्रेस लगा देते हैं। तो इस तरह से मेटल ब्रेस लगी हुई है। देखिए वो मेटल्स कौन सी लेने गया था, वो पदकों की फॉर्म में लेने गया था, है ना, वो अवार्ड्स के फॉर्म में मेटल लेने गया था। वो जो वहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड हैं, है ना, उनकी फॉर्म में लेने के लिए गया था मेटल्स, लेकिन उसको किस फॉर्म में मिली, लाइफ सपोर्टिंग टूल्स के फॉर्म में। ओके, तो यही दिखाया है कि युद्ध में आपको कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि ये एक हंसी खेल है, तो हंसी खेल नहीं है, ये बर्बादी है, और या तो आप दूसरों को मारोगे या आप खुद मरोगे, कुल मिला के ह्यूमैनिटी का लॉस है। ही विस्पर्ड काइंड ऑफ स्लो, वो बोल भी नहीं पा रहा है ना, बोल रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई फुसफुसाता है। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, बुदबुदाना, जो कि क्लियर कट नहीं सुनाई देता। इन अ वॉइस शी डिड नॉट नो, और इस तरह की इतनी हल्की आवाज निकल रही थी कि उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाइल शी कुडंट इवन रिकग्नाइज हिज फेस,
है ना, और वो अभी भी ढंग से अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही थी, उसके चेहरे को नहीं पहचान पा रही थी। ओ लॉर्ड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। फिर एम्फेसिस देने के लिए पोएम में पोएट जो है वो उसी सेंटेंस को दोबारा रिपीट करा, ओ लॉर्ड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। यहाँ आपकी इथोस को जगाने की कोशिश कर रहा है पोएट कि जरा देखिए कैसी हालत हुई पड़ी है उसकी, कि उसकी माँ भी उसका चेहरा नहीं पहचान पा रही। ओ लॉर्ड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। ओ टेल मी माय डार्लिंग सन, प्रे टेल मी व्हाट दे डन। प्रे यहाँ प्लीज के फॉर्म में आया है कि प्लीज मुझे बताओ। तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मुझे बताओ ना कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। प्लीज टेल मी व्हाट दे डन। ये तुम्हारे साथ किसने किया, कैसे किया। हाउ इज इट यू कम टू बी दिस वे। आखिरकार तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंच गए। हाउ इज इट यू कम टू बी दिस वे। आखिरकार तुम इस हालत में कैसे आ गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टॉक बट हिज माउथ कुड हार्डली मूव। और उसने बहुत कोशिश की, उसके बेटे ने बहुत कोशिश की अपनी माँ से बात करने की, उसको उसकी बात का जवाब देने की, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करने की, बट ही कुडंट। वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह बुरी तरह से इंजर्ड था। एंड द मदर हैड टू टर्न हर फेस अवे। और कुल मिला के उसकी हालत ऐसी थी कि माँ भी उसकी तरफ को ज़्यादा देर नहीं देख पाई, और उसने अपनी जो कमर थी वो उसकी साइड में कर ली, है ना, उसने अपना चेहरा दूसरी साइड में घुमा लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की हालत, उस यंग मैन की हालत कैसी होगी कि उसकी माँ भी उसको नहीं देख पा रही है ना। तो वही चीज़ है, मैं बार बार रिपीट नहीं करता, कि दिखाया कि किस तरह से, किस हद तक कंडीशंस हो सकती है ना। इसलिए जहां तक हो सके वॉर को टालो। डोंट यू रिमेंबर माँ, व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर यू थॉट इट वाज द बेस्ट थिंग आई कुड डू। आई वॉज ऑन द बैटल ग्राउंड, यू वर होम एक्टिंग प्राउड, यू वॉजंट देयर स्टैंडिंग इन माई शूज। तो बेटा कहता है कि माँ, तुम्हें याद तो होगा ही ना कि जब मैं युद्ध के लिए गया था, है ना, तुम्हें याद होगा कि मैं युद्ध के लिए गया था और तुम्हें ये लगा था कि यही वो बेस्ट थिंग है जो कि मैं कर सकता हूं। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू। ओके, इट मीन्स he must have some other career options, but her mother choose his mother choose him to do a job in the army. उसने उसे आर्मी के लिए चुना बिकॉज a battle war was going on in some other country. हम यहाँ कंट्री का नाम इसलिए अश्योरिटी के साथ नहीं ले रहे क्योंकि पोएट ने नाम नहीं दिया। ओके, और वो इसलिए चाह रही थी, उसको ऐसा लग रहा कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू विन सम मेडल्स, टू अर्न सम नेम फॉर द गैलेंट्री, और अपने पड़ोसियों पे भी रौब जमाने का, उनको अपने बेटे की बहादुरी दिखाने का एक मौका है। ओके, तो वही पोएट जो है यहाँ जॉन ब्राउन के मुंह से कहलवा रहा है, डोंट यू रिमेंबर माँ, व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर यू थॉट इट वाज द बेस्ट थिंग आई कुड डू। कि माँ, तुम्हें क्या याद नहीं है, तुम्हें याद होगा कि मैं युद्ध के लिए गया था और तुम्हें लगता था कि युद्ध में जाना और लड़ना ही मेरे लिए बेस्ट थिंग है। मैं युद्ध भूमि में था और तुम घर पे थी, और तुम इसी बात पे गर्व महसूस कर रही थी कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, है ना। तुम इसी बात पे गर्व कर रही थी, सबको दिखा रही थी। यू वॉजंट देयर स्टैंडिंग इन माई शोज, है ना, और तुम्हें मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, तुम्हें मेरी हालात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस हालात में हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। देयर आर नॉट मच वन, ओके, देयर आर नॉट so many figures of speech used in the poem, simple poem it is. okay, अगर हम यहाँ बात करें simple straight stood straight, और ऐसे ही एक नीचे और आया है she showed, यहाँ पे आपको alliteration मिल जाएगा क्योंकि दो वर्ड्स सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं, stood straight and she showed. ओके, ऐसे ही जब वो अपने बेटे को सीधे सीधे एड्रेस कर रही है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है। किसी से भी ओ या किसी भी फॉर्म में इस तरह से सीधे सीधे अगर हम बात करते हैं देन वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है एपोस्ट्रोफी। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो दो लाइंस जो है पोएम की वो एंड से शुरू हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे एनफ हो रहा है।
किसी भी पोएम की 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस अगर किसी सेम वर्ड या फ्रेज या क्लॉज से शुरू होती हैं तो वहाँ पे एनाफोरा रहता है। जैसे यहाँ फिर से बट से 2 लाइंस फिर से शुरू हो रही हैं, इसलिए फिर से यहाँ पे एनाफोरा है। यहाँ मीट द ट्रेन लिखा है पोएट ने, ना कि मीट द सोल्जर्स और मीट योर सन एट्सेट्रा। तो इसीलिए यहाँ पे मेटोनिमी है, बिकॉज यहाँ ट्रेन से मतलब ट्रेन में बैठे हुए लोगों से है, ना कि सिर्फ ट्रेन से। ओके, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट को दिखाने के लिए कुछ दूसरा वर्ड यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट कुछ और है और वर्ड कुछ दूसरा यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। यहाँ एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, जब कोई सेम कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन रहता है, स्पेशली अगर वो किसी वर्ड की शुरुआत में, तो खास तौर से। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है फिर से, जैसे यहाँ पे था। ओके, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ ओ लॉर्ड, और यहाँ भी एक सेंटेंस आया था ओ गुड ओल्ड फैशन वॉर, दोनों ही जगह एक्सक्लेमेशन है। ओके, दोनों ही जगह एक्सक्लेमेशन है। चलिए आगे देखते हैं फिर पोएम को। ओ एंड आई थॉट, ओ एंड आई थॉट व्हेन आई वाज देयर, गॉड व्हाट एम आई डूइंग हियर। ओ and I thought when I was there, God, what am I doing here? I am trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most was when my enemy came close and I saw that his face was looked just like mine. ओके, बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये इस पोएम की बेस्ट लाइन्स हैं, इफ़ आई से दैट दीज आर द बेस्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम, देन as per my views there should be no exaggeration in it. okay, क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं ये पोएम्स। ओ एंड आई थॉट व्हेन आई वाज देयर, और जब मैं वहाँ था, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं यहाँ हूँ, गॉड व्हाट एम आई डूइंग हेयर, तो मैंने ये सोचा कि अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जब मैं युद्ध फील्ड में पहुँचा या था तो मैंने ये सोचा कि अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को मार रहा हूँ। ओके, आई एम ट्राइंग टू किल समबडी, मैं यहाँ किसी को मारने के लिए आया हूँ, मैं किसी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, और डाई ट्राइंग, या अपने आप को मारने के लिए आया हूँ, या मतलब खुद मरने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ दूसरों को मारने के लिए आया हूँ या खुद मरने के लिए आया हूँ। बट द थिंग दैट स्कैर्ड मी मोस्ट, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो डरावनी चीज़ थी, जो इसने मुझे सबसे ज़्यादा डराया, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया, स्कैर्ड से मतलब सिर्फ डरने से नहीं है बल्कि परेशान करने से। ओके, जो आपके कॉन्शियस लेवल पे एक तूफान खड़ा कर दे कि अरे हम क्या करें, कंफ्यूज स्टेट क्रिएट कर दे। बट द थिंग दैट स्केयर्ड मी मोस्ट वॉज व्हेन माई एनिमी केम क्लोज, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, परेशान किया, वो थी जब मेरा दुश्मन मेरे पास आया। वो हालात तब बने जब मेरा दुश्मन या जिसको मैं मारने गया था वो मेरे पास आया और मैंने उसको करीब से देखा। एंड आई सॉ दैट हिज फेस लुक जस्ट लाइक माइन, है ना। तो मैंने देखा कि अरे मेरे और इसमें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे मैं अपनी माँ का यंग बेटा हूँ, वैसे ये भी अपनी माँ का यंग बेटा है ना। मेरी तरह ये भी इंसान है, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। हम क्या सोच कर के आए थे, हम क्या सोच के मार रहे हैं। यहाँ देखिए पोएट बहुत ही अच्छा सबक सिखाना चाह रहा है। जनरली युद्ध जो होते हैं तो एक जो दूसरे देशों के प्रति बायस्ड जो एटीट्यूड रहता है, दूसरे लोगों के प्रति जो बायस्ड एटीट्यूड रहता है, जनरली उसके बेस पे होते हैं। हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। जैसे इंडिया के लोगों की अगर हम मान लें तो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी वर्ल्ड फेमस है। ओके, दोनों ही देशों में एक दूसरे के देश के प्रति, एक दूसरे के लोगों के प्रति बहुत नफरत भरा हुआ है। लेकिन कई बार जब लोग एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। अक्सर कई बार लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं और तब हमें ये लगता है कि अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, हम तो इनसे इतनी नफरत करते थे, हम तो इन्हें इतना बुरा समझते थे, लेकिन इनका तो एक फेस ये भी है। तो लगभग वैसे ही कुछ जताने की कोशिश यहाँ पोएट कर रहा है कि जब मैंने उसको देखा तो मैंने पाया अरे ये तो अपनी माँ का यंग बेटा है, जैसे मैं हूँ, ये तो मेरे ही जैसा इंसान है, मैं इसको मारना आया हूँ या अपने आप को मारना आया हूँ। सिमिलैरिटी हो गई दोनों के बीच में, तो इसको मारना आया हूँ या खुद को मारना आया हूँ। ओ लॉर्ड जस्ट लाइक माइन, फिर यहाँ एक्सक्लेमेशन दिया है ताकि एक इम्फेसिस बने, अरे हाँ ये तो मेरे जैसा ही है।
And I could not help but think through the thunder rolling and sting that I was just a puppet in a play, and through the roar and smoke this string is finally broke, and a cannonball blew my eyes away. ओके okay? और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, सोचने लगा ओके okay? कि अरे नहीं, ये तो सब कुछ गलत है ना, ये वॉर जो है एक तरह से यूजलेस सी थिंग है. थ्रू द थंडर रोलिंग एंड स्टिंग दैट आई वाज जस्ट अ पपेट इन अ प्ले. तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो इस खेल में एक पपेट की तरह हूँ, सिर्फ एक कठपुतली की तरह हूँ. खिलाने वाला नचाने वाला और है, मुझे तो मेरा माइंड यूज करने का मौका ही नहीं मिल रहा. एंड थ्रू द रोर एंड स्मोक दिस स्ट्रिंग इज फाइनली ब्रोक एंड कैनन बॉल ब्लीव माई आईज अवे. ओके, और तभी एक मैं जब इन ख्यालों में था तभी एक तोप का गोला मेरे पास आके फटा और ये सब हो गया. मेरी आंखें खराब हो गई. ओके, और ये जो धागा था, धागा मतलब यहाँ कहीं ना कहीं लाइफ से, हेल्थ से वो टूट गया. एज ही टर्न अवे टू वॉक हिज माँ वॉज स्टिल इन शॉक. वो इतना कह करके चलने लगा, लेकिन उसकी माँ अभी शॉक से बाहर नहीं आई थी. एट सीइंग द मेटल ब्रेस दैट हेल्प हिम स्टैंड बट एज ही टर्न टू गो ही कॉल्ड हिज मदर क्लोज. है ना, और उसको जाते समय फिर से उसकी मेटल ब्रेस देखी. और यहाँ फिर से पोइट ने इसलिए दिखाया है इसको कि एक एहसास हो कि देखो मेटल तो ले आया, वो मेडल की फॉर्म में ना सही, ब्रेस की फॉर्म में सही, लेकिन मेटल तो ले आया. उससे दूसरी मेटल चाहिए थी, ये दूसरी मेटल मिली है बस. एंड ही ड्रॉप्ड हिज मेडल्स डाउन इन टू हर हैंड. है ना, और जाने से पहले उसने अपनी माँ के हाथों में वो जो अपना मेडल था वो दिया, एक दिखाने के लिए कि देखो माँ, इसी के लिए भेजा था ना तुमने मुझे, लो ये लो, संभालो इसे. ओके, ये हम सब के लिए सबक है इनडायरेक्ट फॉर्म में, कि देखिए अगर नफरत करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो हमें भी वही मिलेगा. वी वुड बी आंसर्ड इन द सेम कॉइन, वी वुड बी पेड इन द सेम कॉइन. ओके, अगर फिर से हम यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ एक्सक्लेमेशन है, यहाँ फिर से एनाफोर आया है, फिर से दो लाइंस जो है वो एंड से शुरू हो रही हैं. और अगर हम ओवरऑल पोएम की बात करें तो आयरनी है, क्योंकि वो क्या लेने गया था, मेडल्स लेने गया था. मेडल्स की फॉर्म में मेटल लेने गया था, लेकिन उसको किस फॉर्म में मिले, मेटल मिली ब्रेसेस की फॉर्म में. दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hope you people would like it. If it is so, don't forget to like and subscribe our channel that is Zenipex Education. See you in the next video. Till then, keep studying, keep learning and keep growing.